स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में आपने त्रिभुज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मूलभूत संकल्पनाएं कुछ थी जिसको आपने समझा। उसी में मुझे आपको बताना है कि त्रिभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण क्या होते हैं और कैसे उसको आप समझ पाओगे। तो देखिए, आकृति के माध्यम से अगर त्रिभुज में कहा जाए कि कोण पी क्यू आर, ये कोणों के नाम हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो कोण P है, कोण Q है और कोण R है, ये अंतःकोण है। इन अंतःकोणों के साथ में ही बहिष्कोण होता है। तो ये जो कोण होगा इसको बहिष्कोण कहा गया है। तो वैसे ही त्रिभुज में अगर इस लाइन को हम QR को बढ़ा दिए जो यस तक गया है, तो यहाँ पर ये बहिष्कोण है। अगर PR को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण होगा। अगर इस लाइन को हम इस तरफ बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण होगा। अगर इस लाइन को आगे आप यहाँ बढ़ा देते हो तो यहाँ पर ये बहिष्कोण होगा। तो जैसे दो कोण बहिष्कोण यहाँ पे हो गए, दो यहाँ हो गए, चार, और इसको अगर यहाँ बढ़ा देंगे इस प्रकार से तो ये कोण यहाँ का बहिष्कोण होगा। इसको बढ़ा देंगे ऐसे तो यहाँ पर बहिष्कोण होगा। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 कोण जो है वो बहिष्कोण होते हैं। तो इसी बहिष्कोण पर प्रमेय दिया हुआ है कि त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहा गया है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये जो प्रमेय है इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि क्या है। देखिए, इसमें प्रमेय दिया गया है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप, अर्थात ये जो कोण है इस कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोण, अंतःकोण यहाँ पर P है, Q है, R है, ये तीनों दूरस्थ कोण हैं। लेकिन कहा गया है कि ये जो बहिष्कोण है इस बहिष्कोण का माप इसके दूरस्थ, ये तो नज़दीक का हो गया तो ये नहीं लेना है, इसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात अगर हम मान लें कि हमारा कोण PRS 140 अंश है तो कोण P और कोण Q अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो भी 140 अंश होगा। कैसे होगा हम थोड़ा इसको समझते हैं। चलिए, हम एक त्रिभुज लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ये जो कोण है इसको हम P मान लेते हैं। यहाँ पर इस कोण को P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, और यहाँ पर ये हमारा इस तरफ बहिष्कोण होगा। तो देखते हैं कैसे बहिष्कोण होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इसको आप ध्यानपूर्वक पहले समझ लो और उसके बाद फिर प्रमेय को मैं हल कराता हूँ। ये हमारा कोण है, ये हमारे त्रिभुज है, और त्रिभुज के साथ में ये हमने खींच दिया बहिष्कोण। विद्यार्थियों, कोशिश करिएगा, मैं इसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से आकृति के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो भाग है ये त्रिभुज का कोण है P, ठीक है, ये भाग है P, और ये जो भाग है वो है Q, और यहाँ का जो कोण है ये कोण, ये हमारा बहिष्कोण है। इसको हम यहाँ पर देखिए, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये हमारा बहिष्कोण है, ठीक है। विद्यार्थियों, मैंने इस आकृति में बताने का प्रयत्न किया है कि जो PRS है इसका जो माप है वो P और Q को जोड़ दें तो इसके बराबर होगा।
तो हम अगर आकृति के माध्यम से देखें तो ये हमारा P है और ये हमारा Q है, तो इन दोनों का जो योगफल है वो इसके बराबर होगा। ये जो हमारा बहिष्कोण है इसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बराबर है क्या। तो हमने इस कोण को यहाँ से कट करके हटा दिया। चलिए इसको यहाँ से हमने ये कट किया और इसको हमने हटा लिया, ठीक है। फिर ये वाला कट किया, इसको हटा लिया। अब उसको हम रख करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे मिलता है। तो सर्वप्रथम हम इसको यहाँ पर लाएं और इसको यहाँ पर मिलाने का प्रयत्न करें। ये देखिए इसको, और फिर ये आप देख रहे हैं, मतलब ये जो कोण यहाँ का था, यहाँ का ये कोण और ये कोण, इन दोनों को मैंने कट किया और ला करके यहाँ पे रख दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये दोनों मिल करके ये जो बहिष्कोण है उसके बराबर हो जाते हैं। यही हमें प्रमेय के अंदर सिद्ध करना है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप, मतलब ये जो कोण है वो इन दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर होगा। तो जब मैंने इसको यहाँ से ये कोण और ये कोण, इन दोनों को मैंने कट किया और कट करके जब मैं यहाँ रखा तो मैं देखता हूँ मुझे एक कोण यहाँ पर प्राप्त होता है। तो अब वो कोण अगर 60 का होगा, ये 40 का होगा, 100 हो गया, तो उन दोनों को जब यहाँ देखोगे, इसको मापोगे आप, तो आपको दिखेगा कि वो भी 60 और 40 100, तो ये भी 100 अंश के होंगे या जो भी होगा, जितना भी होगा। तो इन दोनों का जो योगफल है वो इस कोण के बराबर होगा, या फिर इस कोण का जो माप होगा वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होंगे। तो ये तो हो गया, आपको एक्टिविटी के माध्यम से आपने समझा होगा। अगले वीडियो में आपको इसको लिखित रूप में दत्त, साध्य और उपपत्ति के रूप में इसको आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा।